Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. Hope you all are fine and doing well. Hope you all understand what we read yesterday. Now, let's start with our next topic, that is the Northern Mountains or the Great Himalayas. The Great Himalayas are the northernmost mountain range in the Himalaya. जो ग्रेट हिमालय है वो नर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयाज की. सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस माउंटेन रेंज. बहुत सारी जो वर्ल्ड्स की हाईएस्ट पीक हैं वो यहीं लोकेटेड हैं. द ग्रेट हिमालयाज आर नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. ये एज ए नेचुरल बैरियर का भी एक्ट करती है, इन्वेडर्स को रोकती है हमारी कंट्रीज में आने से. They checked the movement of the invaders in the past. Nevertheless, the low-lying points called the passes have always helped people. जो passes होते थे, like दो mountain valleys के बीच में passes होते थे, ताकि वहाँ से रास्ता बन सके. For way have always helped people to travel in and out of India frequently. मतलब बाहर से भी और इंडिया के लोग, फॉरेनर्स भी और इंडियंस भी वहाँ पर ये जो पासेस होते थे ये हेल्प करते थे पीपल को वहाँ पर जाने में. पीपल लाइक ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस दीज पासेस. जो ट्रैवलर्स होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन पासेस ने हमेशा ही इनकी हेल्प करी है ताकि ये यहाँ से ट्रैवल कर सके. एंड ब्रॉट न्यू आइडियाज़, और ये यहाँ से क्या लेकर आते हैं, brought new ideas, customs, traditions to make our culture more diversified. Our next topic is the northern plains. Below the Great Himalayas, a vast plain line between the Indus River and the Ganga River. तो जो ग्रेट हिमालयाज है के नीचे है एक वास्ट प्लेन लाया करता है इंडस और गंगा रिवर के बिटवीन में. ये प्लेन फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पर एल्यूवियम सॉइल है, एलुवियम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो कि ये दोनों रिवर यहाँ पर लाती हैं. दीज रिवर्स सर्व्ड अ वेराइटी ऑफ पर्पस फॉर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, ये रिवर हेल्प करती है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट में एंड फिशिंग एक्टिविटीज़ में. कॉन्सिक्वेंटली इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स लाइक दोज ऑफ द मौर्याज एंड गुप्ताज. तो इसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर बहुत पावरफुल किंगडम भी सेटअप होने में हेल्प हुई है, जो कि है मौर्याज और गुप्ताज. Even at present, this is the most densely populated area of the country. आज के टाइम पे भी सबसे पॉपुलेटेड एरिया भी नर्दर्न प्लेन ही है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जैसे कि यहाँ पर गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, फर्टाइल सॉइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी यहाँ पर है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. द डेक्कन प्लेट्यू. The Deccan Plateau is separated from the Northern Indian by the Vindhya. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सेपरेट हो रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया से बाय द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस. Hence, there had been invariably less threat from the invader in this area, and many powerful regional kingdoms like the Cholas, the Cheras, the Rashtrakutas flourished here. तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि कोई इन्वेडर यहाँ पर जल्दी से आ सके. इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स थे, जैसे कि चौला हो गया, चेराज हो गया, राष्ट्रकूताज हो गया, यहाँ पर हुआ करते थे. ओशन एंड द सी. इंडिया इज़ ए पेनिनसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन इट्स थ्री साइड्स. इंडिया एक पेनिनसुला है क्योंकि वो तीनों साइड से वाटर से वो है, कवर्ड है. द इंडियन ओशन, साउथ में इंडियन ओशन है, अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट and Bay of Bengal to its east. Its long coastline on both the western and eastern coast helped it to develop many ports of international fame. Okay, its long coastline, western और eastern coast, दोनों की coastline बहुत लंबी है, तो इस वजह से बहुत सारे ports यहाँ पर develop किए गए. Many regional dynasties established prosperous and powerful empires in this area. बहुत सारे रीजनल डायनेस्टीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश करी, बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए ड्यू टू थ्राइविंग ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशन विद अदर कंट्रीज एज वेल एज बाय बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेवी. और अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेवी को भी बिल्ड कर देते थे.
इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन. As already discussed, history is the study of past. So, how can we know about the past? Obviously, we need some sources to the study it. Okay, हमने जैसे पढ़ा हिस्ट्री जो है क्या है, पास्ट की स्टडी है. तो हम कैसे जानेंगे अब पास्ट के बारे में? ऑब्वियसली हमें कोई सोर्सेज चाहिए उसको स्टडी करने के लिए. These sources are classified into two major divisions, namely archaeological sources and literary sources. For prehistory and proto-history, we get the information from the archaeological sources. तो दो टू मेजर डिवीज़न इनके कर दिए गए जो कि है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के लिए वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के लिए हमें कौन से सोर्स की ज़रूरत थी? यस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की. And for history we need to written sources such as manuscripts, inscription, coins, seals and copper plates. Monuments and the accounts of foreign travelers and chronicles are also important sources of information for the historian. जो monuments थे और accounts of foreign travelers वो भी हमें important थे as a source. Okay, now let's move on to the archaeological sources. These are the sources which archaeologists carefully excavate from the places where ancient people lived. मतलब ये वह sources हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? पर्सन हु स्टडीज़ एंड एनालिसिस फिजिकल रिमेन्स. जो फिजिकल रिमेन्स मतलब जो फिजिकली बच जाते हैं उसकी स्टडी करते हैं. तो इन्होंने केयरफुली एक्सकेवेट किया उन प्लेसेस को जहाँ पर लोग रहते थे. दे आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और ये डायरेक्ट सोर्स थे हिस्ट्री के. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन, आर्टफैक्ट्स, कॉइन्स एंड सील्स. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड थे? मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस, आर्टफैक्ट्स, कॉइन्स एंड सील्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉन्यूमेंट्स. टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस, अनदर स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स. जो टेम्पल्स थे, फोर्ट्स थे, प्लेसेस थे वो और अदर स्ट्रक्चर्स थे वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बने थे. इनको हम कहते थे क्या कहते थे? मॉन्यूमेंट्स. दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट. वो हमें बताते थे कि ये कौन से पीरियड में बने हैं. आर्टिस्टिक स्किल क्या है इस पीरियड की. रिलीजन दैट रिसीव द पेट्रोनेज ऑफ बिल्डर्स और रूलर्स. इंस्क्रिप्शन, राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, pillars, metal plates, clay tablets, walls of temples, houses and tombs are called inscription. मतलब पहले क्या है, पेपर पेन तो हुआ नहीं करते थे तो रॉक्स पे, पिलर्स पे, कॉइन्स पे, इन सब पे इनग्रेव्ड वाली राइटिंग हुआ करती थी. तो ये हमारे सोर्सेस हैं और इनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी. जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की उसको हम कहते हैं एपिग्राफी. दे टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ द रूलर्स इन बैटल्स. ये दिखाते थे कि कब कौन से बैटल्स में किस किस की विक्ट्री हुई है, किस किस ने जीता है. डोनेशन मेड बाय द रूलर्स और द पीपल टू टेम्पल्स. मतलब कितना रूलर्स ने वहाँ पर डोनेशन दिया है टेम्पल्स के लिए, कितना पीपल ने टेम्पल्स के लिए दिया है. एंड द एक्सटेंट ऑफ किंगडम कि उसका किंगडम कब से लेकर कब तक कैरी ऑन हुआ. We come to know about the Gupta's reason from the Allahabad pillar inscription. हमें गुप्ताज रीजन का कहाँ से पता लगा? गुप्ताज रीजन का कहाँ से पता लगा? इलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन से. इलाहाबाद में पिलर है उसमें पूरा इंस्क्रिप्शन वहाँ पर राइट डाउन है. द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज इन इंस्क्रिप्शन इज नोन एज डेसिफेरमेंट. Artifacts, articles such as tools, weapons, pottery, tiny sculptures, toys, jewelry, etc. made and used by people in the past are called artifacts. जितने भी आर्टिकल्स इसमें गिवन हैं जैसे कि वेपन्स हो गए, टिनी स्कल्पचर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इन सबको जो पहले के लोग हैं वो बनाते थे पास्ट में और यूज़ करते थे और इनको वहाँ क्या नाम से जाना जाता था? आर्टिफैक्ट्स के नाम से. दे आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकेवेशन. और ये चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को पता चली जब वो अपना एक्सकेवेशन कर रहे थे. दे गिव अस वाइटल क्लूज अबाउट द पास्ट.
और उन्होंने हमें बहुत वाइटल क्लूज दिए हैं पास्ट के बारे में। Coins. Among the archaeological sources, coins are of special interest to the historians. In ancient India, coins were made up of a variety of material. मतलब इन सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से कॉइन्स में स्पेशल इंटरेस्ट रहा है हिस्टोरियंस का। कॉइन्स उस टाइम पे बहुत सारे मटेरियल्स के बनते थे, जैसे कि लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। द कॉइन्स टेल्स अबाउट द पीरियड ऑफ ए रूलर रीन, मतलब किस रूलर ने कितना टाइम तक अपना शासन चलाया है, रूलर का पीरियड क्या था, वो हमें उन कॉइन्स के ज़रिए पता लगता है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, और उसके रूलर के दौरान उस एरिया की कैसी कंडीशन थी, कैसी सोशल कंडीशन, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो भी हमें इससे पता लगता है। एंड हिज ट्रेड रिलेशंस विद अदर रीजन्स, और उसके ट्रेड रिलेशन कैसे थे दूसरे रीजन्स के साथ, जैसे कि रोमन कॉइन्स एक्सकेवेटेड इन आरिकमांडू tells us that trade relations exist between India and Rome। जो रोमन कॉइन्स थे हमें अरिकेमेडू के टाइम के मिले, जो ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडियन एंड रोम के बीच में ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। अ कॉइन डिपिक्टिंग द रूलर समुद्रगुप्ता प्लेइंग अ वीणा टेल्स अस अबाउट हिज म्यूजिकल इंटरेस्ट। एक कॉइन है जो कि एक रूलर के टाइम पे चलता था, उसमें वीणा का साइन बना हुआ है, जो कि ये बताता है उस रूलर को कितना इंटरेस्ट था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। द स्टडी ऑफ कॉइन इज़ नोन एज न्यूमिस्टिक। जो स्टडी है कॉइन की उसको किस नाम से जानते हैं हम? किस नाम से जानते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड this topic now. So today we completed coins topic, and the homework for today is you have just to find out the hard word meaning and read chapter thoroughly. We will meet tomorrow.